हेलो जूनियर साइंटिस्ट। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। मतलब एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन किससे बना है, उसमें लिक्विड है। लिक्विड क्या है? ऑब्वियसली सॉल्वेंट। और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, सॉलिड सॉल्यूट को ऐड किया है। ठीक है, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। बच्चों सॉलिड क्या है? ऑब्वियसली क्लास 6-7 स्टैंडर्ड, ये मार्कर पेन सॉलिड, मैं सॉलिड, आप सॉलिड। ओके, तो मान लो अगर कोई भी एक सॉलिड चीज़, यहाँ पर तो हम लोग लिक्विड में डाल रहे हैं, खुद को तो लिक्विड में नहीं डाल सकते हैं। तो मान लो एक सॉलिड चीज़ जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम लोग रोज़ खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक, सोडियम क्लोराइड हो, या फिर ग्लूकोज खोल के पीते हैं ना, ग्लूकोज C6H12O6। तो मान लो इस तरह की चीज़ें जो भी सॉलिड इन नेचर है, इसको हम लोग वाटर में डालेंगे, यानी लिक्विड में डालेंगे, तो अल्टीमेट जो वेपर प्रेशर होगा उसके बीच में किस तरह की घटनाएं घटेंगी, इस टॉपिक में हम लोग उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों फिलहाल मैं हेडिंग अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं हेडिंग ये बाद में दूंगा। पहले बच्चों ये समझो कि एक चीज़ वेपोराइज्ड कैसे होता है, मतलब एक लिक्विड वाष्पीकृत कैसे होता है। मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स रखे हैं, कुछ लिक्विड्स रखे हैं। तो जब लिक्विड है तो अंदर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स भी होगा। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जानते हो, मैक्सवेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक लॉ दिया था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड होते हैं, हर एक का अपना अपना वेलोसिटी होता है। मतलब कोई मॉलिक्यूल 60 किलोमीटर पर घंटा क्या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल है जो 70 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल शोएब अख्तर के स्पीड से भी ज़्यादा तेज मूव कर रहा है। और कहाँ मूव कर रहा है? इसी लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, इधर उधर मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मतलब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है कि एक अट्रैक्शन फोर्स भी काम करता है, जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। देखना है, एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखना है इसके बारे में, तो ये देखो। तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कोहेसिव फोर्स को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले अपनी मम्मी से परमिशन लेकर एक इस तरह का बॉटल लेना, और फिर ठीक इसके इस जगह पे 2 या 3 छोटे छोटे होल्स कर देना। तो बच्चों अब इस बॉटल में हम लोग पानी भरेंगे, और फिर उसके बाद देखो दोनों होल से पानी का फ्लो किस तरीके से निकल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों फ्लोज को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। देखो अब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो देखो कनेक्ट हो गया, दोनों वाटर फ्लो जो है वो कनेक्ट हो गया, और इतना प्यारा कनेक्ट हुआ है कि एकदम प्यार का बंधन है कि किसको तोड़ने की कोशिश करो फिर भी टूटने वाला है नहीं। तो ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जब हर मॉलिक्यूल की अपनी अलग एनर्जी होती है, जब वो एनर्जी मॉलिक्यूल जिस एनर्जी से मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो जब उस कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर इस सरफेस से बाहर निकल जाता है, तभी वो मॉलिक्यूल क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चला आया, तो ये बन गया क्या, वेपर बन गया। पहले क्या था, ये मॉलिक्यूल पहले क्या था, ये पहले मॉलिक्यूल लिक्विड था, लेकिन जैसे ही ये सरफेस को छोड़कर ऊपर आया, वैसे ही क्या हो गया, इसका परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? स्टेट परिवर्तन हो गया। तो लिक्विड से क्या बदल गया, ये वेपर में बदल गया। तो इस तरीके से अल्टीमेट ऊपर में वेपर क्रिएट होता है। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं कि मान लो, अच्छा चलो एक छोटी सी और कहानी मैं सुनाता हूँ। पिछले दिनों मैं कुछ दिनों पहले आगरा घूमने गया था। तो आगरा जैसे इंटर करोगे ना बच्चों, तो एक बड़ा सा गेट दिखेगा, बड़ा सा गेट, वो एंट्री गेट है। इस तरीके का एक बड़ा सा गेट दिखेगा, ठीक है, यहाँ से एंट्री करने होता है। अब बच्चों इस गेट की कैपेसिटी, अगर इस इतना बड़ा गेट है, मतलब अगर चाहे तो 20 आदमी एक साथ उस गेट से अंदर जा सकता है। ठीक है, 20 आदमी एक साथ उस गेट के अंदर जा सकता है। अब मान लो इस गेट को अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स लगा दूँ, तो क्या होगा, देखो 20 आदमी जा पाएगा एक साथ? नहीं जा पाएगा, बिकॉज यहाँ पर ब्लॉक्स हो जाएंगे। ये सब ब्लॉक है, ये सब ब्लॉक है, तो 20 आदमी एट ए टाइम नहीं जा पाएंगे। आधा एरिया को मैंने ब्लॉक कर दिया है छोटे छोटे ब्लॉक्स लगा के। तो क्या होगा कि
आधे आदमी आधे लोग ही जा पाएंगे। पहले क्या था कि 20 लोग साथ जा सकते थे, लेकिन जब मैंने ब्लॉक लगा दिया तो 10 लोग ही जा पा रहे हैं। तो 10 लोग क्या हो रहे हैं, फंस जा रहे हैं। आधे लोग जो है उस ब्लॉक में फंस जा रहे हैं और फिर उसके बाद आधे लोग 10 लोग जो है वो निकल जा रहे हैं। वही चीज़ होती है सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए क्या होता है भाई, जब उसमें हम लोग एक सॉलिड डालते हैं। सॉलिड होता क्या है, सॉलिड होता है एक्चुअल नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब कि अगर वाटर में, अगर पानी में हम लोग लिक्विड में अगर NaCl डालेंगे, सोडियम क्लोराइड, और डालने के बाद उसको इवापोरेट करेंगे, उसको वेपोराइज करेंगे। जब उसको अगर हम लोग वेपोराइज करेंगे तो क्या होगा कि लिक्विड जो है वो वेपोराइज हो जाएगा, लेकिन NaCl जो है वो पानी में रहता है। जो NaCl वो वेपोराइज नहीं होगा, वो इस बीकर में ही रह जाएगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ से जब इसको वेपोराइज करेंगे तो लिक्विड जो है ये उड़ जाएगा, ये सब उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। लेकिन ये जो बीकर है इसके यहाँ पर जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, NaCl बच जाएगा। दैट मीन्स सॉलिड जो है वो नॉन वोलाटाइल होता है, वो वेपोराइज होगा नहीं। ठीक है। तो बच्चों अब मान लो एक पानी है, ओनली सॉल्वेंट। मान लो एक लिक्विड है, सिंपली पानी ही पानी इसमें, और इसमें मान लो कि एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड में NaCl डिसॉल्व कर दिए हैं। मतलब इसमें क्या है कि लिक्विड है, वाटर है प्लस NaCl है। यहाँ पर लिक्विड से अच्छा बच्चों इसको H2O लिखो, तब समझने में और आसानी होगा। NaCl। ठीक है। अब समझो कि जब प्योर वाटर था तो यहाँ से जो इसके मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, सरफेस को छोड़कर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वेपर। तो वेपर में जाने के लिए उसके पास यहाँ पर बहुत सारा पूरा का पूरा सरफेस जो है वो अवेलेबल है, तो वो जा सकता है। लेकिन इस केस में क्या है, जो देखो इसका जो सरफेस है यहाँ पर आधे सरफेस जो है उसमें NaCl जो है वो आ चुका है। मतलब वही उस गेट की तरह, आगरा के गेट की तरह। तो यहाँ पर क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो पूरा सरफेस अवेलेबल है, तो मॉलिक्यूल कहीं से भी छोड़कर कहीं से भी निकल सकता है और पूरे सरफेस से निकलेगा, निकल के यहाँ पर वेपर क्रिएट करेगा। सपोज यहाँ पर वेपर क्रिएट किया 20, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वही जो एरिया था, वही जो सरफेस था, उसका आधा सरफेस जो है वो NaCl मॉलिक्यूल कवर कर दिया, जो कि नॉन वोलाटाइल है, मतलब वो वेपोराइज नहीं होगा। दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स को सरफेस छोड़ने के लिए अब यहाँ पर ब्लॉकेज हो जा रहा है, तो वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। तो अल्टीमेट कितना निकल पाएगा, जितना निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो अल्टीमेट कितना निकल रहा है, 10। तब इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर, अगर प्योर अगर सॉल्वेंट रहा तो जितना वेपर प्रेशर होगा, जब उस सॉल्वेंट पे हम लोग एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, ये सॉल्वेंट है और इसमें हम लोग क्या किए हैं, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं। ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है, NaCl। सॉल्वेंट क्या है, पानी ही पानी। तो जब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो सरफेस है वो अवेलेबल नहीं होगा वेपोराइज होने के लिए। तो अल्टीमेट क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका हेडिंग अब मैं डालता हूं क्या, कि कॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर V.P. ठीक है, ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या फिर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, या फिर इसको सीधा सीधा लिखो, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड क्या है यहाँ पर, ऑब्वियसली नॉन वोलाटाइल इन नेचर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इससे अल्टीमेट क्या समझ में आया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो ऑलवेज ज़्यादा होता है दैन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, दैन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन। तो बच्चों ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ऑब्वियसली ये क्या है, ये प्योर स्टेट में है, और ये क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा, ऑब्वियसली सॉल्वेंट की वजह से आएगा, क्योंकि सॉल्यूट से तो आएगा नहीं, बिकॉज सॉल्यूट जो है वो तो आधा रास्ता बिल्कुल जाम करके रख दिया है, नाकाबंदी करके रख दिया है। तो यहाँ से तो वो चीज़ होगा नहीं, अल्टीमेट किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट जो है H2O जो है उसी की वजह से होगा। दैट मीन्स अगर इसको रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसको डिनोट करें P0 फॉर सॉल्वेंट, दैट मीन्स दिस वन ऑब्वियसली ग्रेटर देन दैट ऑफ किससे होगा, P प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
इन सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट से की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है पी नॉट जो है वो उससे हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर? पी नॉट क्या है? प्योर स्टेट। ओके, अब इसके बाद बच्चों कुछ डस्टर कहाँ गया भाई। तो बच्चों अल्टीमेट जो ये वेपर प्रेशर जो घट गया, जो डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर जो ये डिक्रीज हुआ, जो घट गया, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द क्वांटिटी ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, बट इंडिपेंडेंट, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है ऑन द नेचर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, लेकिन नेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो सपोज अगर हम लोग 1 kg वाटर में अगर 1 मोल यूरिया देते हैं और सेम 1 kg वाटर में अगर हम लोग 1 मोल सुक्रोज ऐड करते हैं, तो क्या वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होगा वो क्या सेम होगा? हाँ, जो वेपर प्रेशर का जो डिक्रीज होगा, जितना डिक्रीज इस केस में होगा उतना ही डिक्रीज इस केस में भी होगा। क्यों? बिकॉज ये डिपेंड करता है ऑन द क्वांटिटी। क्वांटिटी तो दोनों का सेम ही है। इंडिपेंडेंस ऑन द नेचर, नेचर अलग अलग हो सकता है, यूरिया का नेचर अलग हो सकता है, सुक्रोज का नेचर अलग हो सकता है, नेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस अलग अलग नेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट है, उससे इसको लेना देना नहीं है कि घर में गाय है ना बकरी है ना बैल है ना क्या है, उससे उसको लेना देना है नहीं। समझे? उसको लेना देना किससे है कि कितने गाय हैं, कितने बकरी हैं, कितना भेड़ है। तो अगर एक ही गाय है, एक ही भेड़ है, तो बस उसका जो वेपर प्रेशर जितना डिक्रीज होगा वो वैल्यू भी सेम होगा। मतलब दोनों का क्वांटिटी अगर सेम है, 1 मोल और 1 मोल दोनों का क्वांटिटी अगर सेम है, तो वेपर प्रेशर जो इतना डिक्रीज होगा वो दोनों केसेस के लिए सेम होगा। तो इसीलिए 1 kg वाटर इतना और इतना, तो इसका जो इन दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा इन दोनों केसेस में वो ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। फिर से इन महान साइंटिस्ट को याद कर लिया जाए तो रॉड्स महाशय, रॉड्स लॉ पढ़े थे ना इसके पहले के लेक्चर में। तो उन्होंने क्या कहा कि एक सॉल्यूशन में जो भी वोलाटाइल कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूशन में जो भी वोलाटाइल कंपोनेंट होगा, अगर हम लोग फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें लिक्विड इन लिक्विड डिसॉल्व किया हुआ है, तो ये एप्लीकेबल होगा बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। लेकिन अगर हम लोग नॉन वोलाटाइल लेते हैं, मतलब सॉलिड इन लिक्विड अगर लेते हैं, सॉलिड जो है वो तो नॉन वोलाटाइल है, अगर वो केस लेते हैं तो ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? जो वोलाटाइल है। सॉलिड तो वोलाटाइल है नहीं, तो उसके लिए रॉड्स लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं। तो सॉल्यूट जो है फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन उसके लिए रॉड्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जो सॉल्वेंट है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब एक सॉल्यूशन में अगर वोलाटाइल लिक्विड्स है, मतलब लिक्विड सॉल्यूट जो है वो भी लिक्विड है, और लिक्विड अगर सॉल्वेंट है तो उसके लिए इन दोनों केसेस के लिए रॉड्स लॉ एप्लीकेबल होगा, बिकॉज दोनों ही वेपोराइज्ड है। लेकिन अगर सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो अगर लिक्विड है, तो रॉड्स लॉ जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज सॉल्यूट जो है इन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन वो ऑब्वियसली वेपोराइज्ड होगा नहीं। तो जब वेपोराइज्ड होगा नहीं तो वेपर प्रेशर भी नहीं निकलेगा। तो जब वेपर प्रेशर नहीं निकलेगा तो भैया रॉड्स वहाँ पर क्या करेंगे? तो रॉड्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं उसके लिए जो प्रेशर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर यहाँ पर सॉल्वेंट को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं P1, तो दैट मीन्स P1 प्रोपोर्शनल टू zeta1, वेयर P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ये P1 क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। और zeta1 क्या है? zeta1 क्या है? मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाओ यार, वही लगाओ, पी नॉट जीटा 1। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट। तो P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, सॉल्यूट के लिए कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, P2 नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज सॉल्यूट जो है वोलेटाइल है नहीं, तो रॉड्स लॉ उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट है, तो उसके लिए ही ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों ग्राफ पे। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ग्राफ है, उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसके पहले के लेक्चर में मैंने ग्राफ समझाया था। इसमें देखो, अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के साथ में मोल फ्रैक्शन, रॉड्स लॉ क्या कहते हैं कि P1 प्रोपोर्शनल टू जीटा 1, मोल फ्रैक्शन क्या है, जीटा 1। ओके, तो वेपर प्रेशर ये P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब ऑब्वियसली जो भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वही सॉल्वेंट का होगा। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है तो, मतलब अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है जिसमें कि A एंड B, A वोलेटाइल है और B जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही इसका वेपर प्रेशर होगा, बिकॉज इसका वेपर प्रेशर से तो यहाँ पर कुछ लेना देना है नहीं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, ये वाला सॉल्वेंट है और ये जो है ये सैल्यूट है, मतलब सॉल्यूट है। ओके, तो जो भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही अल्टीमेट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। तो अगर हम लोग प्लॉट करें यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और इधर से इधर करेंगे तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0 से शुरू करते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो इंक्रीज करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा तो इंक्रीज करेगा। तो अल्टीमेट ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा ग्राफ क्या निकल कर आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर आप तो पिछले लेक्चर में कुछ ग्राफ इस तरह का बताए थे, ये कुछ ऐसे हो रहा था, ये कुछ ऐसे हो रहा था, फिर ये ऐसे ऐसे हो रहा था। तो बच्चों वहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, दोनों ही वोलाटाइल था, लेकिन यहाँ पर दोनों वोलाटाइल नहीं है। यहाँ पर जो है सॉल्यूट जो है वो वोलाटाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही वोलाटाइल है। तो जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। और अगर हम लोग इसका थोड़ा सा चीज़ अगर इसमें प्लॉट करना चाहे तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन तो 0 से स्टार्ट करे ऐसे। अब मान लो यहाँ पर जीटा 1 जो था 0 था, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, जीटा 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा 1। दैट मीन्स अगर हम लोग इस तरह से इसमें अगर प्लॉट करें तो जीटा 1 जब 1 होगा तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू होगा ये किसका होगा, P01 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अगर हम लोग यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं जैसा कि यहाँ पर किए थे पिछले केसेस में 1 से स्टार्ट किए थे, तो अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर P10 क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, ये जो होगा ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये P10 होगा। और अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से तो वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन। और अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। ऑब्वियसली यहाँ से मोल फ्रैक्शन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, और अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई करो, टाटा।